सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जिस प्रिंटिंग इंडस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, उस प्रिंटिंग इंडस्ट्री की हिस्ट्री क्या है, बेसिकली कैसे स्टार्ट हुआ है और कहां पे हम लोग आज खड़े हैं। सबसे पहले जो प्रिंटिंग का सेक्शन था, प्रिंटिंग का नहीं, मैं पेंटिंग का और स्टैचू मेकिंग का आर्ट कहूंगा मैं उसको। जो सबसे पहले चीजों को प्रेजेंट करने का तरीका होता था, वो हम लोग स्टैचूज बनाते थे पत्थरों पे और उनको कलर भी किया जाता था कई जगह, और हैंडमेड पेपर बनाया जाता था या पेड़ों के पत्तों के ऊपर ड्राइंग्स भी बनाई जाती थी। और जो पुराने हमारे ग्रंथ हैं या जो भी चीजें हैं पहले, वो सारी की सारी हाथों से ही बनाई जाती थी या लिखी जाती थी। उसके बाद सबसे पहले स्टेंसिल्स बनाने का काम स्टार्ट हुआ, जो कि दीवारों को पेंट करने के काम में आती थी। हाथ से कोई ड्राइंग्स काटी जाती थी किसी मेटल के टुकड़ों पे या लकड़ी के टुकड़ों पे, बहुत पतले लकड़ी के टुकड़ों पे काटी जाती थी, और वो दीवारों को पेंट करने के काम में या गुफाओं को पेंट करने के काम में आता था। उसके बाद सबसे पहले सील्स इन्वेंट हुई। सील्स से मेरा मतलब है जो कि हम लोग लेटर्स या कोई कॉन्फिडेंशियल चीजें एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी, तो उसके लिए जैसे आजकल हम लोग स्टैंप्स का यूज करते हैं, वैसे ही उस समय पर सील्स का यूज किया जाता था। स्टैंप पैड, स्टैंप जैसे बनती है वैसे ही सील बनती थी, और एक उसमें मेटल की सील बनती थी और एक प्रॉपर तरीके का एक लिक्विड उसके ऊपर रखा जाता था और स्टैंप लगा दी जाती थी, जिससे ये पता चल जाता था सामने वाले बंदे को कि हाँ, इस बंदे ने या इस अथॉरिटी ने मेरे को ये लेटर या ये डॉक्यूमेंट्स मेरे को भेजे हैं। उसके बाद जब प्रिंटिंग की चीजों की जरूरत बढ़ी, तो सबसे पहले तो सेरेमिक पे और लकड़ी पे ब्लॉक्स बनाने की पद्धति स्टार्ट की गई। लकड़ी के ब्लॉक्स हम लोग बनाते थे और उन्हीं से हम लोग प्रिंटिंग करते थे। कपड़े के ऊपर प्रिंटिंग होती थी और भी काफी सारी चीजों के ऊपर प्रिंटिंग हम लोग करते थे। उसके बाद शुरू होता है उसके बाद सेरेमिक के ब्लॉक्स बनने शुरू हुए और भी काफी सारी चीजें हुई। धीरे धीरे करके हम लोगों को जरूरत पड़ी कि हम लोगों को मैसेजेस भी भेजने हैं या इंफॉर्मेशंस लोगों तक भेजनी है, और वो ऑटोमेटिक तरीके से कैसे हम लोग भेज सकते हैं। तो उसके बाद जमाना आता है मूवेबल टाइप्स का। जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, राइट टॉप कॉर्नर में मेटल के, सैरेमिक के और लकड़ी के। सबसे पहले लकड़ी से शुरू हुआ, फिर सैरेमिक पे, और फिर जब वो खराब जल्दी हो जाते थे तो मेटल पे हम लोगों ने मूवेबल टाइप्स बनाने शुरू किए, और मूवेबल टाइप्स के पूरे ब्लॉक बनाए जाते थे और उनसे न्यूज़पेपर की और किताबों की काफी सारी प्रिंटिंग की जाती थी। आप ऊपर से नीचे नीचे की रो में सेकंड मशीन देख रहे हैं, ये सबसे पहले प्रिंटिंग में काम आती थी।
जो मूवेबल टाइप्स का ब्लॉक बनते थे, ये प्रिंटिंग के काम में आती थी। धीरे धीरे करके हम लोग उससे चेंडर पे पहुंचे। चेंडर से काफी स्पीडली हम लोग प्रिंट कर लेते थे। उसके बाद हम लोग पहुंचे उससे भी नेक्स्ट लेवल पे फ्लैट बेड प्रिंटिंग प्रेस पे। फ्लैट बेड प्रिंटिंग प्रेस पे चेंडर प्रेस से थोड़ा सा तेजी से हम लोग काम प्रोडक्शन कर पाते थे किताबों वगैरह की। उसके बाद आए हम लोग रोटरी प्रिंटिंग प्रेस पे। रोटरी प्रिंटिंग प्रेस का सबसे बड़ा बेनिफिट, हमने रोल लगाना है। पहले हम लोग शीट्स पे मैनुअल प्रिंट करते थे, इसमें रोल पे प्रिंटिंग शुरू हो गई करना, तो ये इसमें प्रोडक्शन हमारी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होने लग गई। इसके बाद आई 1796 में जब हम लोग पहुंचे तो लिथोग्राफी का इन्वेंशन हुआ। लिथोग्राफी का जो हम लोग बेसिक टेक्नोलॉजी आज की डेट में यूज कर रहे हैं ऑफसेट सेक्शन में, उसका बेसिक फंडामेंटल होता है ग्रीस और पानी या ऑयल और वाटर कभी मिक्स नहीं होता है। उसी फंडामेंटल पे लिथोग्राफी या ऑफसेट का पूरा दारोमदार टिका हुआ है। ये इन्वेंट ही उसी वजह से हुई है। जो लिथोग्राफी का फर्स्ट सेक्शन था, सैरामिक के पत्थर के ऊपर या टाइल के ऊपर वैक्स से इमेज बनाई जाती थी, और जो उसका बाकी का बचा हुआ एरिया था उसको एचिंग एसिड और वाटर मिला करके उसको एक नेगेटिव उसमें बदल जाता था। वो पानी को पकड़ लेता था, ग्राइंड कर लेता था, लेकिन वैक्स जो है वो पानी को नहीं पकड़ता था। तो सबसे पहले लिथोग्राफी उसी सेक्शन में शुरू हुई होनी। उसके बाद 1870, लगभग 90 साल बाद, पहली ऑफसेट का इन्वेंशन हुआ। मैन रोलैंड सबसे पहली कंपनी थी जिसने ऑफसेट की मशीन बनाई, और ऑफसेट के इन्वेंशन के बाद तो फिर काफी चीजें हुई। उसके बाद हमारा धीरे धीरे करके जो हम लोग चेंडर प्रेस पे हम लोग काम करते थे 1950s के आसपास में, न्यूज़पेपर्स वगैरह छापते थे, वो धीरे धीरे करके 1950 के बाद हमारा ऑफसेट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। लेटर ऑन आज की डेट में तो हमारे न्यूज़पेपर्स और बुक और मैगजीन प्रिंटिंग जितनी भी है जो हाई क्वांटिटी की रहती हैं वो वेब ऑफसेट पे प्रिंट होती हैं। वेब ऑफसेट और शीट फेड ऑफसेट में बेसिक डिफरेंस ये है कि हमारा शीट फेड ऑफसेट में शीट फीड होती है और वेब ऑफसेट में पूरा रोल लग जाता है, बड़े बड़े रोल्स लग जाते हैं, वो डायरेक्ट रोल पे प्रिंटिंग होती है। तो वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड मशीन्स होती हैं और बड़ी हाई क्वांटिटी में उनपे प्रिंटिंग होती है। उसके बाद 1907 में स्क्रीन प्रिंटिंग का इन्वेंशन हुआ। जो चीजें ऑफसेट पे हम लोग नहीं कर पाते थे, या ऑफसेट में प्लेट्स की, केमिकल्स की मेक रेडी टाइम का काफी ज्यादा होता था, तो स्क्रीन प्रिंटिंग में हमारी जो कम क्वांटिटी वाली चीजें हैं वो करनी हम लोगों ने शुरू की, और धीरे धीरे करके मल्टी कलर प्रिंटिंग, हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग और भी काफी सारी चीजें, डायरेक्ट कपड़े के ऊपर प्रिंटिंग, काफी सारी चीजें हम लोगों ने स्क्रीन प्रिंटिंग से की है और आज भी हम लोग कर रहे हैं। हीट ट्रांसफर का मेरे ख्याल से 60 to 70% काम जो हाई एंड क्वालिटी का होता है वो स्क्रीन प्रिंटिंग के थ्रू ही होता है। जो सब्लिमेशन से जितना भी काम होता है वो बहुत कम है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, जो सब्लिमेशन से ज्यादातर काम होते हैं। उसके बाद
आते हैं हम लोग फ्लेक्सोग्राफी पे। 1960 के आसपास फ्लेक्सोग्राफी का इन्वेंशन हुआ और स्टार्टिंग हुई। उसके बाद काफी एम्पावर हुई है फ्लेक्सोग्राफी आज की डेट में। लेबल के सेक्शन में फ्लेक्सोग्राफी में काफी इंप्रूवमेंट भी हुए हैं। जो पहले रेस्ट्रिक्शंस थे, आज की डेट में काफी सारी हाई स्पीड मशीन्स आ चुकी हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने प्रिंटिंग की हिस्ट्री के बारे में आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसके बाद अब आगे चलते हैं। आगे का जो सेक्शन मैंने आज चूज किया है वो है फोटो डेंसिटोमीटर का। फोटो डेंसिटोमीटर बहुत जरूरी चीज है आज की डेट में प्रिंटिंग के लिए। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि फोटो डेंसिटोमीटर का बेसिक, आंखों से हम लोग जो चीज देखते हैं और फोटो डेंसिटोमीटर से जो चीज देखते हैं उसमें डिफरेंस क्या है। फोटो डेंसिटोमीटर अपनी बेसिक लाइट पे काम करता है। अगर हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं तो जो हमारे आसपास की लाइट है वो अगर प्रॉपर नहीं है तो हमें कलर नजर नहीं आएगा। जो कोई भी डेंसिटोमीटर काम करता है उसमें D50 की लाइट, जो स्टैंडर्ड है प्रिंटिंग के लिए और नेचुरल लाइट का के कंपेयर में, वो इसमें लगा होता है। और जब वो लाइट जिस भी कलर के ऊपर पड़ती है, जो हमारी प्रिंटेड शीट है जिस कलर को, जिस लाइट को वो ऑब्जर्व कर लेती है वो कलर हमें दिखाई देता है। और जिस लाइट को वो वापसी फेंक देती है स्पेक्ट्रम में से, वो इनविजिबल हो जाता है। अब जो डेंसिटोमीटर के यूजेस हैं हमारे, वो क्या क्या हैं। फोटो डेंसिटोमीटर के यूजेस, सबसे पहले तो जो एक स्टार्टिंग का डेंसिटोमीटर का रेंज आता है वो ट्रांसपेरेंट पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की रीडिंग के लिए आता है। जो उसमें वो डॉट्स चेक कर लेता है कितने परसेंट डॉट हैं और कितनी डेंसिटी है। एक डेंसिटोमीटर प्लेट चेकिंग के लिए आता है जिसमें कि उसमें डॉट गेन और डॉट लॉस हमारा प्लेट्स के ऊपर हम लोग चेक करते हैं। अब हमारा एक फोटो डेंसिटोमीटर आता है जो कि एलईबीज और डेंसिटी के ऊपर काम करता है। जो व्हाइट बेस बोर्ड, चाहे ग्रे बैक बोर्ड है, चाहे एफबीबी है या व्हाइट पेपर है, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसका बेस व्हाइट है, उसकी चेकिंग के लिए आते हैं। अभी रिसेंट में डेंसिटोमीटर्स हमारे मेटलाइज शीट्स के लिए भी आने शुरू हो गए हैं। मेटलाइज शीट्स को हम के ऊपर भी हम लोग डेंसिटीज चेक कर सकते हैं प्रॉपर वे में। और जो सबसे मेजर काम है डेंसिटोमीटर का, वो है हमारा इंक मैचिंग सिस्टम्स के साथ काम करना। इंक्स बनाने के लिए हमारे लिए बहुत बहुत इजी हो जाता है। इंक किचन में या इंक बूथ में भी कहते हैं कुछ लोग, उसमें हमारा इंक मैचिंग के सिस्टम को के साथ कोरिलेट करके काम करना बड़ा इजी हो जाता है। इंक किचन में सबसे ज्यादा बाकी का तो प्रोसेस सेम ही रहता है लगभग, डेंसिटी और आपका एलईबीज के साथ काम करना। लेकिन इंक किचन में जो प्रोसेस है हमारा, सबसे पहले हम लोग सैंपल पे जिस भी कलर को हमें इंक बनानी है उस कलर को चेक करेंगे। देन जो प्रोडक्शन हम लोगों को या इंक जो बनाना है
वो जिस पेपर पे प्रिंट होना है उसका सैंपल LAB हम लोग चेक करेंगे। देन हम लोगों के पास उसको फिगर आउट होगा कि हमें इंक में क्या क्या कितना मिलाना है, जो हमारी इंक बन जाएगी। यहां तक अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं? ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। डेंसिटी एंड LAB। हम्म। रवि भैया, जो स्टैंडर्ड डेंसिटीज है ना, वो यूनिवर्सली सेम है, इंटरनेशनली सेम है। ठीक है ना? हाँ, बाकी जो भी ऊपर नीचे करता है वो अपने को अपने हिसाब से ही करते हैं, लोग काफी सारे मानते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, मैं उनकी पहले हम लोग बात करते हैं। पहले तो डेंसिटी और LAB हम लोग कब यूज करते हैं, बताएं रवि भैया। नहीं, नहीं, CMYK के जितने कलर्स आपके मैच होते हैं, आपको स्टैंडर्ड इंक्स बनी हुई मिलती है CMYK की। ठीक है। CMYK CMYK का जो आप इंक्स मैच करते हैं उसमें केवल डेंसिटी मैच करते हैं, उसमें LAB मैच नहीं करते हैं ज्यादातर। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ठीक है। और जितने आप पैंटोन कलर्स बनाते हैं, स्पेशल कलर्स बनाते हैं CMYK से मिला करके, कंसंट्रेट से मिला करके, उसमें आप लोग LAB से काम करते हैं। ठीक है या गलत है? हाँ, तो कोई बात नहीं, मैंने नहीं छोड़ा है प्रैक्टिस, मैंने अपनी नहीं छोड़ी है। ठीक है ना? तो डेंसिटी और LAB में जो मेजर सेक्शन डिफरेंस है, डेंसिटी हम लोग चेक करते हैं केवल और केवल CMYK में। CMYK की स्टैंडर्ड डेंसिटीज हैं, श्यान की 1.3 होती है, मैजेंटा की 1.43 होती है, येलो की 0.92 होती है, और ब्लैक की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है 1.79। अगर आप तीनों कलर को 100% मिला दें तो भी वो ब्लैक ही बनेगा। ठीक है जी। और LABs एक्चुअली में एक बहुत बड़ा गामेट को कवर करता है, जो कि जितने हमारे पास 14 या 18 कंसंट्रेट्स हैं, उनको मिलाकर के हम कितने कलर्स बना सकते हैं। ठीक है। जो लेटेस्ट पेंटोन बुक आई है उसमें काफी सारी चीजें, काफी सारे कलर वाइड गैमेट में आई है अब की बार, और वो हम लोग अचीव कर सकते हैं थ्रू जो हमारे 14 या 18 कंसंट्रेट्स हैं, उनके थ्रू हम लोग वो अचीव कर सकते हैं। उसमें मेटलाइज के कलर्स नहीं आएंगे, मेटलाइज के जो भी कलर्स हैं वो सिल्वर बेस से बनाए जाते हैं, तो उसका बेसिक कंसंट्रेट जो सिल्वर है वो बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी में आता है। 99% जो मेटेलिक कलर्स हैं वो कलर कंपनीज से ही बनवाए जाते हैं,
क्योंकि उनकी पूरी फॉर्मुलेशन और सब चीजें हमारे पास नहीं अवेलेबल होती हैं। ठीक है सर। अब हम जा रहे हैं हाफ टोन्स की तरफ। हाफ टोन है क्या बेसिकली? हाफ और टोन दो वर्ड्स हैं इसमें जिससे मिलके हाफ टोन बना है। टोन, हाफ ऑफ कलर की जो टोन आती है 0 से 100% तक के कलर के बीच में जो भी टोनल वैल्यूज होती हैं वो सारी हाफ टोन में आती हैं। हाफ टोन से मिलके ही कोई भी इमेज को डिस्क्राइब करने में हाफ टोन सबसे अहम भूमिका निभाता है। हाफ टोन में कलर के एंगल्स श्यान, मजेंटा, येलो और ब्लैक, चारों कलर के एंगल्स डिफरेंट होते हैं, तभी वो कलर डिफाइन होगा। अगर एक भी आपने एंगल प्लेट प्रोसेस करते समय गलत चूज किया है तो आपका प्रोसेस पूरा गलत हो जाएगा। अब हाफ टोन के बारे में अगर हम लोग डिटेल में बात करते हैं तो ये एक साइंस है पूरी अपने इमेज को रिप्रेजेंट करने की या प्रिंटेड कलर को रिप्रेजेंट करने की एक टेक्निक है। और इसके लिए अगर हम लोग स्क्रीनिंग की मैं बात करता हूं तो स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए जो हम लोग प्रोसेस करते हैं उसमें 45 to 65 LPI पर काम किया जाता है। लेजर प्रिंटर्स में 65 LPI पे काम होता है। 300 DPI के जो लेजर प्रिंटर हैं, जो 600 DPI के लेजर प्रिंटर्स हैं वो 85 to 105 LPI पे काम करते हैं। जो ऑफसेट प्रेस है न्यूज प्रिंटिंग के लिए वो 85 LPI से 133 LPI तक काम करते हैं। और ऑफसेट प्रेसेस जो कोटेड पेपर पे करती हैं काम, कोटेड पेपर पे आज की डेट में 150 से 200 LPI नॉर्मल है और कई सारे केसेस में हम लोग उससे ज्यादा LPI भी यूज करते हैं। अब इसमें जो हाफ टोनिंग का है हमारा, जैसे मैंने अभी बताया कि ये पूरा का पूरा एक साइंस है अपने आप में। अगर आप पूरी तरह से देखेंगे तो इसमें डॉट शेप्स भी अलग अलग होती हैं प्रोसेसिंग में। राउंड डॉट्स होते हैं, इलेप्टिकल होते हैं, स्क्वायर डॉट्स होते हैं और भी कई सारी तरह के डॉट्स हम लोग इसमें यूज करते हैं। लेकिन अभी जो डिजिटल हाफ टोनिंग की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं तो डिजिटल हाफ टोनिंग में आज की डेट में
हम लोग अब समझेंगे हाफ टोन टोनिंग स्क्रीनिंग में डॉट्स में हम लोगों ने क्या गेन किया है। आप लोग जो इमेज स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर उसके हाफ राइट हैंड साइड के पार्ट को देखेंगे तो उसमें आपको डॉट्स नंगी आंखों से नजर आएंगे। दैट इज कॉल्ड एएम स्क्रीनिंग, एवरेज मॉड्यूल ऑफ स्क्रीनिंग। इसमें डॉट्स काफी मोटे होते हैं और इसमें डॉट गेन और डॉट लॉस, सॉरी डॉट लॉस तो कम होता है, इसमें डॉट गेन बहुत ज्यादा होता है। एवरेज मॉड्यूल सही उस तरीके से काम करता है जैसे हमारे, अगर हम ग्राफ देखते हैं तो उसमें ग्राफ बार जो होता है उसमें जैसे सीधे ऊपर और सीधे नीचे जाता है, वैसे ही इसमें होता है कि इसमें 10% के डॉट का अलग इफेक्ट आएगा और 15% के डॉट का बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा। लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल में काम करते हैं, मैं यहां पे एक छोटी सी चीज और क्लियर कर देता हूं कि जो हमारी कन्वेंशनल इंडस्ट्री है, जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं या जिनके पास पुरानी मशीनें हैं, वो अभी भी एएम स्क्रीनिंग में ही काम करते हैं। यहां तक कि मैं कहूंगा कि 70 to 80% ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इज वर्किंग इन एएम स्क्रीनिंग। जिनके पास नई मशीन्स हैं या बहुत अच्छी मशीन्स हैं, वो एफएम स्क्रीनिंग में काम करते हैं, जो कि जिसमें आपको नंगी आंखों से डॉट्स नजर नहीं आएंगे। जैसे कि फोटोग्राफी होती है, फोटो प्रिंट होते हैं, ब्रोमाइड प्रिंटिंग होती है, उसमें डॉट्स नहीं नजर आते हैं, ऐसे ही इसमें भी नजर नहीं आते हैं। एफएम स्क्रीनिंग में बिल्कुल भी डॉट नजर नहीं आते हैं। जब तक आप आई ग्लास से उसको, पिक ग्लास से आप जब तक उसको नहीं चेक करेंगे, तब तक आपको डॉट्स दूर से नजर नहीं आएंगे। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एएम स्क्रीनिंग के डिसएडवांटेजेस की। पहली चीज है इसमें कि इसके डॉट्स काफी बड़े होते हैं, तो डार्कर टोनल वैल्यूज को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो मिड टोन्स होती हैं उसमें डॉट गेन काफी ज्यादा हो जाता है। इसीलिए एएम स्क्रीनिंग बहुत कम इफेक्टिव रहती है। और दूसरी चीज ये है कि इसमें डॉट्स जो हैं वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं, मतलब जो गैप्स है डॉट्स का वो इक्वली डिस्टेंस पे रहते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो इसमें मॉयर पैटर्न्स बन जाते हैं, रोजेट्स पैटर्न इसमें बन जाते हैं। और जो मॉयर होता है वो नॉर्मली नंगी आंखों से भी नजर आता है हमें, अगर प्रिंटिंग को हम लोग ध्यान से देखते हैं तो नंगी आंखों से भी मॉयर हमें नजर आता है। ठीक है। जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है सीएमवाईके के कलर प्रोसेस का एंगल, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन इसमें 3 से 4 सेट्स होते हैं अलग अलग, मैं केवल आपको एक जो सबसे ज्यादा चलन में है वही बता रहा हूं, जिसमें श्यान का जो एंगल है वो 75 डिग्री पे रहता है, मजेंटा का जो एंगल है वो 15 डिग्री पे रहता है, येलो का जो एंगल है वो 0 डिग्री पे रहता है, और ब्लैक का एंगल 45 डिग्री पे रहता है। एडवांटेज जो है ये एवरेज मॉड्यूल स्क्रीनिंग के, वो है कि मिड टोन्स में ये अच्छे से काम करता है,
अगर आपकी मशीन की कंडीशन बहुत अच्छी है तो। अब हम चलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल की तरफ। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल जो है कैसे काम करता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल में हाफ टोन के डॉट्स साइज फिक्स साइज के होते हैं, लेकिन एएम स्क्रीनिंग से बहुत पतले होते हैं और बहुत अच्छे से अरेंज्ड होते हैं। टोनल वैल्यू के अकॉर्डिंग ये गैप भी इनमें डिफरेंस करता है और इसका साइज भी डिफरेंस करता है। डार्कर टोनल वैल्यू जो है वो ज्यादा डॉट्स प्लेस करके डार्कर टोनल वैल्यू बनाई जाती है, जबकि एएम स्क्रीनिंग में, एवरेज मॉड्यूल स्क्रीनिंग में डॉट का साइज बढ़ते चला जाता है। इसमें नंबर ऑफ डॉट्स बढ़ रहे हैं हमारे। ये बहुत एक मेजर डिफरेंस है, जो एवरेज मॉड्यूल में डॉट का साइज बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल में डॉट के नंबर्स बढ़ रहे हैं। क्लियर? इन द रीजन जो लाइटर टोनल वैल्यू है उसमें डॉट्स की क्वांटिटी कम रहेगी और जो डार्कर टोनल वैल्यूज हैं उसमें नंबर ऑफ डॉट्स ज्यादा रहेंगे। जो एफएम स्क्रीनिंग के डिसएडवांटेजेस हैं वो है कि एफएम टेक्नोलॉजीज एम्पलीफाइज डॉट गेन। जो एफएम टेक्नोलॉजी है ये हम लोग पुरानी मशीनों पे नहीं प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए अपग्रेडेड मशीन चाहिए, पूरा सिस्टम चाहिए होता है इसके लिए कैलिब्रेशन का। अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव करने हैं एफएम स्क्रीनिंग से तो ये, अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव से, जैसे हम लोग पहली कन्वेंशनल सेक्शन में प्लेट मेकिंग होती थी, पहले पॉजिटिव से प्लेट बनती थी, उसमें तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, सीटीपी टेक्नोलॉजी में ये बहुत अच्छे से पॉसिबल है। तो जो हमारी कन्वेंशनल प्लेट मेकिंग का सिस्टम है उसमें तो ये कभी भी यूज नहीं हो सकता फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल। और इसमें मिड टोन्स को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। टेक्निकली जो मशीन का ऑपरेटर है वो बहुत स्ट्रांग है और मशीन की कंडीशन आपकी बहुत अच्छी है तो डॉट्स बहुत अच्छे आएंगे। अदरवाइज क्योंकि इसमें डॉट्स के नंबर्स का गेम होता है, डॉट के साइज का गेम नहीं होता है, तो डॉट्स ओवरलैप कर जाते हैं जिससे एक मॉयर बनता है। लेकिन वो मॉयर भी नॉर्मल कंडीशन में आंखों से नजर कम आता है और क्योंकि एफएम में माइक्रो डॉट्स होते हैं तो इनकी डेंसिटीज बीच में स्क्रीन में मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है इसमें। और कलर का और टोनल एडजस्टमेंट का मशीन के ऊपर काम करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और अब हम आते हैं एडवांटेजेस जो है एफएम स्क्रीनिंग के। एफएम स्क्रीनिंग बहुत छोटे डॉट्स पे प्रोसेस होता है। यूजुअली ये होते हैं 10 से 20 माइक्रॉन्स के डॉट्स होते हैं इमेजेस को प्रोड्यूस करने के लिए, जो बहुत फाइन डिटेल्स प्रिंट हम कर सकते हैं इमेजेस में।
और डॉट्स रेंडमली प्लेस होते हैं, और ये जो स्क्रीन एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं काफी हद तक ये क्लियर कर लेता है कि जैसे कि हमारा एवरेज मॉड्यूल में मॉयर या रोजेट पैटर्न बनते हैं, वो इसमें कम बनते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है, इसमें हम कलर के गैमेट को अपने बहुत वास्ट और वाइडर गैमेट हम लोगों का हो जाता है। मतलब इसमें हम लोग ज्यादा कलर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी सेम इंक से, एएम स्क्रीनिंग के अलावा। ठीक है सर। तो ये आज के लिए इतना ही था। अगर अभी किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो कृपया करके आप लोग शेयर कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बताया जाएगा रवि भैया। उसके लिए जो आपका फोटो डेंसिटोमीटर है, वो अलग फोटो डेंसिटोमीटर आता है आपका। फोटो डेंसिटोमीटर चार तरीके के आते हैं भैया। एक नेगेटिव पॉजिटिव्स को चेक करने के लिए आता है, एक प्लेट की डेंसिटी चेक करने के लिए आता है, एक इंक्स मैचिंग के लिए आता है आपकी कन्वेंशनल मेथड के लिए जो व्हाइट बेस के लिए है, और अभी जो लेटेस्ट आ रहा है उसमें आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी चेक कर सकते हैं और मेटलाइज शीट के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। दोनों के ऊपर चेक कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन होता है। हाँ, हाँ जी, उसमें दोनों की डेंसिटीज आप चेक कर सकते हैं, डेंसिटीज और एलएबीज। उसमें पहले आपको पेपर का सेट करना पड़ेगा जो आपका मेटेलिक पेपर है, और उसमें फिर कलर की डेंसिटीज आप प्रॉपर वे में चेक कर सकते हैं। डॉट गेन बिल्कुल चेक कर सकते हैं। आप लास्ट क्लास में थे? हाँ, नहीं, जो पिछली क्लास थी हमारी उसमें थे आप? हाँ। कोई बात नहीं। तो उसके लिए जो मशीन कैलिब्रेशन के लिए दो तरीके हैं। एक तो बिल्कुल इनिशियल तरीका है, आप पिछले हफ्ते की लास्ट की वीडियो देखिएगा, या मैंने एक कैलिब्रेशन की वीडियो स्पेशली डाली हुई है, सीटीपी से मशीन कैलिब्रेशन कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है ना? अगर आपको प्रिंटिंग की क्वालिटी अप टू द मार्क चाहिए या बहुत अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो आपको अपनी मशीन के बारे में पता होना चाहिए कि वो कितना डॉट गेन ले रही है। जब तक आपको उसके डॉट गेन के बारे में नहीं पता होगा, डॉट गेन भी आपको यूनिट वाइज पता करना पड़ेगा, अलग अलग यूनिट्स पे अलग अलग डॉट गेन होगा आपका डेफिनेटली। ठीक है ना? वो जब हम लोग स्टडी कर लेंगे तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग, जब हम लोग प्लेट्स बनाते हैं तो उस पर कर्व सेट करते हैं हम लोग। जैसे 50% मैंने फाइल में दे रखा है डॉट, और वो डॉट गेन होके 65% आ रहा है मशीन पे। 15% का डॉट गेन मिड टोन में है और वो 65% आ रहा है। ठीक है? तो मैं पहले ही जो प्लेट बना रहा हूं उसमें 50 की जगह मैं 37% अगर उसमें डाल देता हूं, ठीक है, प्लेट में, तो वो जब
आपकी प्रिंटिंग होगी तो वो 50, 51, 52 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। तो उससे आपकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है प्री प्रेस में, वही आपको प्रिंटिंग में रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। और जैसा मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने क्वेश्चंस मेल पे भेजिए, फेसबुक पेज पे भेजिए, फेसबुक पे भेजिए, व्हाट्सएप में भेजिए। अभी हम लोगों ने अपना ग्रुप टेलीग्राम पे भी बना दिया है, तो टेलीग्राम के थ्रू भेजें, जिससे कि मैं आप लोगों को मैक्सिमम सपोर्ट दे पाऊं। जब तक आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर नहीं करेंगे तो मैं रिजॉल्व कैसे करूंगा। मेरा टारगेट जो है वो तो केवल और केवल यही है ना कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स मैक्सिमम मेरे को रिजॉल्व करनी है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैक्सिममली अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। मैं एक फॉर्म बना करके फेसबुक पे भी डाल रहा हूं, और इसकी जो वीडियो यूट्यूब में डलेगी उसमें भी रहेगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में और आपका टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं डाल रहा हूँ। वो उसमें फॉर्म रहेगा एक, फॉर्म्स में आप लोग डिटेल भरिए अपनी, और आपका को जिस जिस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि उन सब चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे और उन चीजों के लिए ट्रेनिंग अवेलेबल कराएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका कीमती समय देने के लिए।